प्रथम भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। प्रथम असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था भाई? स्टार्ट किए थे गांधी जी 1917। इस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं। इसमें हुआ क्या था? ऐसे समझ गया नील की खेती होती। उसी शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार कर दिया जर्मनी वालों ने। ठीक है, कब किया? 19वीं सदी में। नहीं, रासायनिक अपने हाथ नील की खेती हो ही रही थी और वहां पे क्या किया? गांधी जी यहाँ भी पहुंच ही गए हैं। नहीं, आज समझौता हो ही रही है इनसे, कमिश्नर से, वित्तीय कमिश्नर से। उसी समय क्या करता है कि जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार कर देता है, खोज कर देता है। नहीं, तो यहाँ जो था, जो नील की खेती करवा रहा था वो कौन था? गोरा बागान मालिक था। कौन था? गोरा बागान मालिक। गोरा बागान मालिक। इधर महात्मा गांधी चढ़े थे कि हमको ये करो, नहीं छोड़ो इसको नील की खेती करना, नहीं। और उधर जर्मनी में कहाँ कर दिया रासायनिक रंग का खेती उत्पादन जर्मनी में। तो इसको मजबूरन में क्या करना पड़ा? 25% टैक्स लौटाकर पश्चिमी चंपारण के लोगों को मजबूरी में 10 साल के अंदर में यहाँ से नील की खेती बंद करके वापस चला गया। इसे कहते हैं। उसमें उस आंदोलन में, उस सत्याग्रह में कोई मारधाड़, लाठी, गोली बारूद कुछ नहीं चला था, प्रेम से। नहीं, सर, इसलिए उसको कहा जाता है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ होती है? 1918। कहाँ? ये मिल मजदूर ने किया था। ठीक है, प्लेग बोनस के लिए। किसके लिए? प्लेग बोनस के लिए। प्लेग महामारी है, बीमारी है बहुत बड़ा। ये होता कैसे है? प्लेग कैसे फैलता है? पढ़ा है कभी? जाना है? हुआ था, तुम लोग रीजन में बीमारी चला था अपने यहाँ, चूहा मरने से। याद आ रहा है? चूहा से बीमारी, प्लेग बीमारी जो है चूहा को मरने से होता है, उसमें वायरस निकलता है, उससे बीमारी होती है। तो अधिकतर वहाँ पे प्लेग से परेशान थे लोग, मर रहे थे, काम नहीं करने जा रहे थे वहाँ पे। तो प्लेग का जो है ना, उसके लिए बोनस मांग रहे थे वहाँ के मजदूरों ने। बोनस क्या मांग रहे थे उन्होंने बोनस मांग रहा था 50% हमको बोनस दो। कितना मांगा? 50% बोनस दो। तब तक यहाँ से गांधी जी सलट कर यहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे अपने गांव इलाका में। गुजरात में भी है, नहीं, अहमदाबाद, जगह भी जान लो, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर प्लेग बोनस के लिए वो हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ गांधी जी पहुँचते हैं। आप पहुँचने के बाद समस्या को सुनते हैं। लोग वहाँ के कहते हैं कि हमको 50% हमको बोनस चाहिए। नहीं, तो गांधी जी ने कहा कि वो कितना दे रहा है, सरकार की मिल मालिक कितना दे रहा है? 20%। 20% दे रहा है। आ रहा समझ में कबड्डी मास्टर? नहीं, तो गांधी जी जब गए समस्या को सुने, मालिक से बात किए, नहीं सुना तो भूख हड़ताल वहाँ पे गांधी जी कर देते हैं। नहीं, कर देते हैं। कब करते हैं महात्मा गांधी वहाँ भूख हड़ताल? इनका कहना था कि 50% मजदूर मांग रहा है, नहीं, अब 20% आप दे रहे हो, तो 50% छोड़ो, 20% छोड़ो, तुम दे दो इनको 35%। कितना दे दो? 35%। दिमाग में रखने की चीज़ है। नहीं, तभी नहीं माना, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कौन भूख हड़ताल पर बैठता है? और वहाँ के लोग, मिल मजदूर बैठते हैं। उसके बाद सरकार इनकी बातें सुनती है और 35% देने के लिए वो तैयार हो गया। ठीक है, नहीं, तैयार होता है, फिर मजदूर अपना काम करना शुरू करते हैं। इसी को कहते हैं प्रथम भूख हड़ताल। और भी भूख हड़ताल किए हैं। नहीं,
तो वहाँ कहा गया कि गांधी जी आप भूख हड़ताल मत कीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिएगा कहीं प्राण निकल जाएगा तो फिर इसका देखभाल कैसे हो। नहीं, प्रथम असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था। ये खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? इसमें क्या था खेड़ा आंदोलन में? दुर्भिक्ष, भीषण भीषण दुर्भिक्ष आ गया था। क्या है भीषण? दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? दुर्भिक्ष मतलब समझते हो? भीषण भी समझते हो? भीषण में गंभीर, अत्यंत। आज दुर्भिक्ष में होता है अकाल। ठीक है, आ रहा है समझ में? आज एक सारा पॉइंट लिखने वाला, याद करने वाला परीक्षा के लिए, कॉम्पिटेटिव सब के लिए है। नहीं ठीक है, बाद में। खेड़ा आंदोलन हो रहा था, क्यों हो रहा था? वो क्यों हुआ? वहां पे भीषण दुर्भिक्ष मतलब महाअकाल हो गया था। कैसे हुआ? हो गया था वहाँ कृषि जो थे, फसल जो सब नष्ट हो गए थे, सब बर्बाद हो गए थे। नहीं, बर्बाद हो गए। वहां पे बर्बाद होने के बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं और समस्या उन लोगों से सुनते हैं। नहीं, बर्बाद होने के बाद वो सरकार जो है, वहां की सरकार जो थी, इनसे टैक्स लेती थी। नहीं, कर दो, फसल तो हो नहीं रहा है। नहीं, अब फसल पर जो टैक्स लगाया गया था वो टैक्स वो ले रहा था, उसे परेशान हो गए थे वहां के लोग। नहीं, गांधी जी वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। संविधान में लिखा है, राजस्व संहिता में लिखा हुआ है, अगर फसल का उत्पादन कुल उत्पादन का 1/4 हो, ठीक है, 1/4 हो, तो उससे 1/4 से कम हो तो उससे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता। प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है, समझ में ना? 1 क्विंटल हमारे धान हो रहा है, 1 क्विंटल में 25 किलो हुआ है। नहीं, 25 किलो से कम 20 किलो हो गया, तो राजस्व संहिता कहता है, कानून आपका कहता है कि 1/4 से अगर कम होता है उसका फसल उत्पादन कुल, तो उसे कर नहीं लिया जा सकता, उसको माफ कर देना है। लेकिन ये क्या करता था? सरकार टैक्स लेता था। महात्मा गांधी पहुंचते हैं, वहां पे कहते हैं कि कर नहीं देना है। क्या करना है? कर नहीं। वहां पे इंदुलाल, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी पूरे वहां गांव में घूम के घोषणा किए कि हम लोग को कर तुम लोग को नहीं देना है। नहीं, कर नहीं देना। ये बात सरकार के पास पहुंच गई, ये बात कर नहीं देना है। सटाओ आप इसको। नहीं, कर नहीं देना है। तो इन लोगों ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर दिया गया है किसी को कर नहीं देना है। नहीं, सब तैयार हो गया कि हम कर नहीं देंगे। ये बात अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंची। ये बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचती है, और वो क्या करता है कि कर नहीं देगा। इसका क्या करता है, पूरे सरकार ने इस वहाँ की जनता को, संपत्ति को जब्त कर लेता है, और पशु जितना माल मवेशी रहता है उसको भी जब्त कर लेता है। इसलिए ना फोन हम नहीं इथी करते हैं, जिंदा लाते हैं। क्या है? हमको तो ये बर्दाश्त नहीं होता। कई दिन के बाद तो आज फोन लाए हैं। तो वहां के संपत्ति जब्त कर लेता कौन? सरकार। माल मवेशी को भी जब्त कर लेता है। इस पर जनता में आक्रोश फैलता है। नहीं, तो वहां पे असहयोग होता है कि टैक्स नहीं देना है। नहीं, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। बीच में सरकार और गांधी जी के बीच में समझौता होता है।
मान जाता है सरकार और पूरा एक साल टैक्स माफ कर देता है और दूसरे साल क्या करता है, उसी समय में क्या करता है, संपत्ति और मवेशी जो जितना जब्त किया रहता है उसको पुनः वापस कर देता है। आ रहा है समझ में? लौटा देता है नहीं, तो उसको प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। राइट। अब समझते हैं कि प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था भाई? नहीं, जन आंदोलन तो बहुत हुए हैं, लेकिन प्रथम कब हो गया जन आंदोलन? समझ रही है? प्रथम जन आंदोलन होता है 1919 में। लो, ये तो जान रहा है ना, सब जान रहा है जन्मिस क्या होता है। तो 1919 में जन आंदोलन होता है। कैसे होता है? तो 1917 में, ये तो बात 1917 में घटना घटा है अपने यहाँ, 1918 में दो घटना घट गया। सरकार मजबूर, ब्रिटिश सरकार सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई ये आंदोलन कैसे इतना हो रहा है, इतना होशियार कैसे हो गया, इससे कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? नहीं, इसमें क्रांतिकारी कौन पैदा हो गया भाई, ये आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो तुरंत क्या करता है 1917 में क्या करता है, एक कमेटी का गठन करता है। नहीं, एक कमेटी का गठन होता है, कमेटी का गठन होता है। और एक कमेटी गठन जो होता है किसके नेतृत्व में होता है? हाँ? सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में होता है, बैठक होता है कि भाई सोचता है कि भाई चंपारण इधर उधर आंदोलन जो हो रहा है, ये इसका नायक कौन है, ये क्यों हो रहा है? नहीं, तुम्हारे गांव में लगातार बम गिरने लगे तो सोचेगा ना भाई जी क्या कारण है जी इसी गांव में बार बार बम गिर रहा है, सोचेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से इन्होंने जो है एक गठन किया, 1917 में गठन करता है। और वो जो रिपोर्ट जो सौंपता है 1919 को रिपोर्ट सौंपता है सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में, नेतृत्व को हो चाहे अध्यक्षता में, इसको रिपोर्ट सौंपता है। इस रिपोर्ट में होता क्या है, क्या होता है इस रिपोर्ट में? इसके बारे में सुना है सिडनी सर रॉलेट? कभी सुना है? अच्छा नहीं, सिडनी रॉलेट एक्ट के नेतृत्व में वो रिपोर्ट जो सौंपी जाती है, उस रिपोर्ट में होता क्या है, षड्यंत्र तथा क्रांति का दमन करना। ये सवाल होता है, तुम्हारा सवाल पूछता है कि रॉलेट, तो इसी को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। समझ गए आगे ना? इसी को सिडनी रॉलेट एक्ट के नाम से, इसी रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था रॉलेट एक्ट का? कुचलना नहीं, शब्द सीखो, शब्द सीखना है और शब्द को कॉपी पे उतारने का तरीका सीखो। नहीं है जी, नहीं तो दिमाग में बहुत सारा है, उसको कॉपी पे उतार नहीं पाएंगे तो मेरा कॉपी ना चेक होगा वहाँ पे। तो कम से कम तुम लोगों को तो कम से कम लगभग आज के समय में 10 पृष्ठ तो निश्चित है लिखना चाहिए। 10 पेज, 2-4 नहीं, खिलौना नहीं, 10 पेज नहीं लिखना चाहिए। लिखने से होता क्या है, अशुद्धि सही ठीक होती है, राइटिंग तुम्हारा ठीक होता है। नहीं, और लिखने की दिशा जो होती है एकदम सही दिशा में लिखता है। नहीं तो लिखना शुरू करेगा इधर से ऐसे भाग जाएगा, लिखना शुरू करेगा लिखने से ऐसे भाग जाएगा। नहीं, हर्षिकार दीर्घकार में त्रुटि होगी। नहीं, जब हर्षिकार दीर्घकार में जब त्रुटि नहीं सुधरेगा तुम्हारा कंपटीशन कोई क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ये था, हो रहे क्रांति का दमन करना।
जितना तहलका जो मच रहा है अपने भारत में, उसको दमन करने के लिए इसको भेजा था। तो उसमें हुआ करना क्या था कि जो भी षड्यंत्र, जिस शक के आधार पर, इसमें क्या था, शक के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार करना। नहीं, कौन षड्यंत्र रच रहा है, नहीं, कबड्डी मास्टर तो षड्यंत्र नहीं रच रहा है, उसको गिरफ्तार कर लेना। नहीं, कोई बात कर रहा है, केवल उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना है। नहीं, मान लो तुम्हारे कलम चोरी होता है तो तुम 5 जन पर शक करोगे, जल्दी चलो, कहाँ थे तुम लोग, छूट गए, चलो चलो, बीच में डिस्टर्ब करते हो। कलम तुम्हारा चोरी हो जाती है तो अपने मित्रों पर शक करते हो, नहीं, शक करके छोड़ देते हो, लेकिन वो था, उसका काम था शक करके उसको गिरफ्तार कर लेना है। कठिन था कि नहीं ये चीज? तो इसे गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून इसे कहा। क्या कहा? पूछेंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? गांधी जी ने कहा। इस रॉलेट एक्ट के तहत क्या था उसका नियम? नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, आ रहा है समझ में? मान ली हम गिरफ्तार किए तो तुम कोई दलील नहीं दे सकता कि हम सर चोरी नहीं किए हैं, नहीं, राजी चाहे बेराजी तुमको हिरासत में बंद करना है। नो अपील, तुम कोर्ट में किसी में जाकर अपील नहीं कर सकते हो कि जज साहब ये हमको निर्दोष होते हुए इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, अपील नहीं कर सकते हो। वकील, इसके लिए कोई बहस, कोई वकील नहीं रख सकते हो कि वकील साहब हमको, हम पर चोरी का इल्जाम लगा है, इसको थोड़ा सा मुक्ति दिलाइए। बताओ कितना हार्ड था। तब इसीलिए इसको काला कानून कहे। हमें लाइन तो बाद में लिखेंगे, इसको लाइन को पहले लिखना चाहिए था। काला कानून कब कहे? नो वकील, नो दलील, नो अपील। इतना था कठिन, इसलिए वो काला कानून कहे। है समझ में? अच्छा, 30 अप्रैल को, 30 मार्च 1919 को कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो, टैक्स मत दो का नारा किसने दिया था? है? किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कर मत दो, ठीक है, कर मत दो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, आंदोलन शुरू होता है 30 मार्च 1919 को। कर मत दो का आंदोलन शुरू होता है। किसने शुरू करता है कर मत दो का आंदोलन? नारा बाद में चलेंगे। कर मत दो का आंदोलन किसने शुरू किया? तो सुना होगा स्वामी श्रद्धानंद, वेरी गुड, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, क्या ना के तो 30 मार्च 1919 को ये स्टार्ट कर देते स्वामी श्रद्धानंद। कर मत दो पूरा जन जन में फैल गया, ठीक है, पूरा फैल गया ना। अच्छा, बारीक सिंह कहा चलो ठीक है, 10 इधर गुट बना रहा है, 10 इधर गुट बना रहा है कि अब अंग्रेज से सलट लेंगे हम। उसी समय कर मत दो का नारा किसने दिया था? एक आंदोलन किए थे नारा, एंड ये आंदोलन डिफरेंस बिटवीन प्लेन टू सरफेस, धरती आसमान का अंतर है। नारा अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। नारा जो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे, वो ये भी नारा अमेरिका में भी लगाया गया था। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी वो भी गुलाम थे, वहाँ लोग वहाँ नारा दिया था कर मत दो। उसी का अनुकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कर मत दो का नारा जो है उन्होंने दिया था, ठीक है, नहीं आया समझ में? बैठो बैठो, थोड़ा आराम से बैठो, बैठो यहाँ तो बैठो आराम से, नहीं आया समझ में?
तो कर मुद्दों का नहीं देना था, सब तो टैक्स दे ही रहा था। नहीं, आज जब वहाँ घोषणा कर दिए कि टैक्स नहीं देना है, तो सबको महसूस होगा ना, चलो हमको टैक्स नहीं देना, आराम होगा, सब सहमत रहेगा ना जी ना। सबको खुशी हो गया कि भाई टैक्स नहीं देना है, सब आंदोलन करना शुरू कर दिया। वही है जन आंदोलन कहा है 1919 का, वहीं से स्टार्ट होता है तुम्हारा जन आंदोलन। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 6 मार्च को इस जन आंदोलन में 6 मार्च को क्या होता है घटना? 6 मार्च नहीं, अप्रैल है ये, मार्च के बाद अप्रैल ना आएगा जी, अप्रैल है। ठीक है, 8 अप्रैल है, थोड़ा याद करने के लिए दे रहे हैं। नहीं, 9 अप्रैल है और 13 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण है, मारधार से एक्शन से भरपूर। नहीं क्या जी, 6 अप्रैल को घटना घटता, ये आंदोलन तो फैल गया। नहीं, इसमें सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल और मोहम्मद सफीउद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, 6 अप्रैल को जो होता है व्यापक रूप से चारों ओर आंदोलन शुरू हो गया। 6 अप्रैल को शुरू, ये घटना जो है 6 अप्रैल को करना था, लेकिन वो इतना बेचैन था कि पहले ही करो, जैसे जल्दी भागो यहाँ से, पहले से शुरू हो गया, 6 अप्रैल से पहले ही शुरू हो गया आंदोलन। नहीं, 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 9 अप्रैल को क्या घटना होता है इसके अंतर्गत? डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, कर लिया जाता है। तो 13 अप्रैल का घटना घटता है जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल की क्यों घट गया है घटना? 14 को क्यों नहीं घटा? 12 को क्यों नहीं घट गया? 13 को क्यों घटा? कारण ये था, पंखा तुम लोग सामने, यहाँ भी पंखा लगाओ यार, बहुत आज गर्मी लग रही है। तो 13 अप्रैल का घटना ये होता है कि पंजाब में 13 अप्रैल को फसल काट लेने के बाद एक बैसाखी पर्व मनाते हैं। ठीक है, बैसाखी पर्व मनाते हैं। उस अवसर पर कहीं कहीं मेला वाला लगता है, फुलौना पीपी बिकता है, हल्का फुल। उस समय सोचो कैसा मेला लगता होगा। आज ना हिड़ोलुआ जा रहा है, सर्कस जा रहा है, उस समय मेला कल्पना कर सकते हो कैसा होगा। नहीं, हम लोग बचपन में इसरौली मेला आते थे, खाली फुलौना, खाली बड़का बड़का पीपी तो बिकता था। इधर जाते थे लाइट पकौड़ी खरीद के प्लास्टिक में लेके चल जाते थे, अगर पीपी रास्ता किन के पी करते चले जाते थे। नहीं नहीं, तो बैसाखी के अवसर पर वो लोग फसल काट लेता है पंजाब में। अप्रैल में, मार्च अप्रैल में कौन फसल काटते हैं? उसको क्या कहते हैं, रबी या खरीफ? रबी कहते हैं। तो रबी काटने के बाद वो बैसाखी का पर्व मनाते हैं। उस बैसाखी पर्व में क्या हुआ था, ये तो कांड हो ही गया पहले। अब मेला लगा हुआ था वहाँ पे जालियांवाला बाग में, बगीचा में, बाग में। नहीं, उसके बाद ये सभा भी वहाँ बिटोर दिया गया कि लोग हिले हैं अपने यहाँ का, उसी में सभा रख दो, सारे लोग सुनेंगे। नहीं, तो वहाँ पे बैसाखी के दिन, किस दिन? बैसाखी उत्सव था उस दिन। ठीक है, अब देखिए एक बहुत घटना घटता है, मार्मिक चीज। अच्छा बताओ, उस समय भारत का वायसराय कौन था? जनरल डायर। वायसराय समझते हो किसको बोलते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। नहीं, भारत की जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी तरह वो भारत के एक वायसराय होता था, पूरा भारत को डीलिंग देता था। नहीं, देख लेते हैं। भारत का उस समय की बात कर रहे हैं, भारत का वायसराय
भारत का वायसराय कौन था उस समय? तो चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड, समझ लो। वायसराय, सेनापति, ठीक है, गवर्नर, ये तीन को पूछता है तुम्हारे इतिहास में। पूछे इसका गवर्नर कौन था? फलाना को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया, फलाना को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया, फलाना को वायसराय बनाया गया। ये समझ लो कि वायसराय, गवर्नर और सेनापति कौन है। तो वायसराय जिस तरह प्रधानमंत्री होते हैं भारत का, भी समझ रहे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस तरह भारत के एक मालिक होता था जिसको कहते थे वायसराय। ठीक है, अब आते हैं प्रधान, उसके बाद केंद्र से आते हैं, राज्य में ना आते हैं जी। राज्य का मालिक होता है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो वो जो होता था, भारत का वायसराय हो गया। एक कांड, एक केंद्र कांड कहाँ है? पंजाब है। इसका, क्रांति का केंद्र कहाँ है? तो पंजाब है। सवाल पूछता है जालियांवाला बाग का केंद्र कहाँ था? तो पंजाब। नहीं, वायसराय हो गया। उसके बाद आता है जो ओ डायर की तुम लोग बात करते हो, वो क्या था? पंजाब का गवर्नर था, ओ डायर, जनरल ओ डायर। ठीक है, ये मुख्यमंत्री हो गया बिहार का, समझ में आया? दिल्ली केंद्र से आ गया, बिहार में मुख्यमंत्री हो गया स्टेट का। उसके बाद ये घटना कहाँ घटा था? तो अमृतसर में घटा था घटना ना। तो अमृतसर का सेनापति कौन था? आर डायर। ठीक है, ऑप्शन में पूछता है। नहीं, जालियांवाला बाग में गोली किसने चलाया था? बताओ बताओ बताओ। जनरल डायर। कौन कौन? जनरल डायर आदेश दिया था, गोली तो हो ही चलाया था। सेनापति है ना, इसको ना आदेश देगा। ये हो गया, ये गवर्नर हो गया स्टेट मुख्यमंत्री, और जिला अधिकारी डीएम। जिला में उसके बाद जिला में आते ना, तो जिला का मालिक कौन था? ये आर डायर ना। तब मुख्यमंत्री को आज देंगे तो डीएम को ना देंगे, मीटिंग करें, डीएम को सूचना देंगे तुम्हारे जिला में ऐसे करना है। नहीं, ऐसा होता है ना। तो उस प्रकार से वहाँ का चेम्सफोर्ड वायसराय था उस समय भारत का, और पंजाब का गवर्नर जो था वो डायर था, और वहाँ अमृतसर का सेनापति। अब समझ में आ गया? नहीं, वो डायर आदेश देता है। नहीं, वो डायर जो है क्या करता है? आदेश देता है कि गोली से चलाओ वहाँ पे। तुमको संविधान में लिखा हुआ है, तुमको अधिकार दिए गए हैं। नहीं, हाँ, धार्मिक उपचारों का अधिकार। नहीं, धार्मिक उपचारों का अधिकार, उसमें क्या है कि तुम एक सभा बिठोर सकते हो। नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस सभा का संगठन बना सकते हो, संगठन का उसका नाम दे सकते हो, तुमको आज़ादी है, तुमको कोई नहीं रोकेगा। बशर्ते उस सभा कैसा होना चाहिए? निरायुध सम्मेलन होना चाहिए, निरायुध सभा होना चाहिए। निरायुध का मतलब क्या हो? हाँ, नहीं, बिना हथियार लाठी भाला का, उसमें लाठी वाला हथियार नहीं होना चाहिए सम्मेलन में। समझ में आ गया? अच्छा, ये हो जाता है। गोली चल गया, गोली चलने के बाद होता क्या है? कांड क्या घटता है? महात्मा गांधी को क्या चीज का उपाधि मिला था? सवाल पूछता है, महात्मा गांधी को किस चीज का उपाधि मिला था? पढ़े हो? अरे तो क्या करते हो, नहीं पढ़े हो तो? कहाँ लगेगा? हाँ, लगा दे। तो हम लोग यहाँ आते हैं, 13 अप्रैल के दिन बैसाखी उत्सव मनाया जाता है पंजाब में। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। वहाँ पे अंधाधुंध गोली चलती है। नहीं, गोली में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मारने के बाद क्या होता है? 14 अप्रैल को एक टीम की गठन होती है। वो टीम कौन रहता है? कमेटी कौन सा रहता है?
डिसऑर्डर्ड इंक्वायरीज कमिटी। ठीक है, पूछता है सवाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड में जांच आयोग का नाम क्या था? मालूम है? सवाल पूछता है, बार बार सवाल पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच आयोग का नाम क्या था? तो सरकार ने क्या किया था? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी गठन किया। इसी को आगे चलकर इसी को हम हंटर आयोग समिति के नाम से जाने जाते हैं। ये क्यों किया गया? गोली कैसे लगा, क्यों चला, किसमें गलती है, नहीं, इसके लिए इससे पहले हम चर्चा किए थे तुमको, गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी उस समय। कहा कि मेरा लोग इतना मार गया था, उपाधि लेकर हम क्या करेंगे, केसरे हिंद की उपाधि। तो जानेंगे केसरे हिंद की उपाधि कब मिला था और कहाँ मिला था? नहीं, केसरे हिंद का उपाधि जो है ये मिला था 1915 में दक्षिण अफ्रीका में किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। क्यों दिया था? हम तुमको कल बताए थे कि वहाँ पे एम्बुलेंस हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उनसे कार्य से प्रभावित होकर लॉर्ड हार्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका में 1915 इसमें केसरे हिंद की उपाधि देता है। जब एक घटना घटती है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, तो उपाधि लौटा देते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा उपाधि। अब केसरे हिंद का अर्थ क्या होता है, नहीं पूछेगा तुम लोग। केसरे हिंद का अर्थ होता है, केसरे हिंद का मतलब होता है सम्राट। है? केसरे हिंद का अर्थ होता है सम्राट, कि मुझे सम्राट की पदवी अब नहीं चाहिए, लो अपना पद। तुरंत एक और आदमी लौट आते हैं, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कौन सी उपाधि मिली रहती है? हाँ, नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, कौन सी उपाधि मिली थी? नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड का मतलब क्या होता है? क्या होता है नाइटहुड का मतलब? सूरवीर। ये सूरवीर की उपाधि जो है लौटा देते हैं। ये नाइटहुड की उपाधि इनको कब मिला, क्यों मिला, किसने दिया, नहीं जानेगा, नहीं, इसलिए नहीं समझ में आता। नाइटहुड रट लिया, फिर नाइटहुड किया, फिर बाद में जाकर दिक्कत हो जाता है। नहीं, तो नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने क्या करते हैं 1913 ईस्वी में, ठीक है, एक काव्य रचना करते हैं। क्या करते हैं? काव्य रचना। उस काव्य रचना का क्या नाम रहता है? गीतांजलि। क्या नाम रहता है? साहित्य है। इसके लिए प्रभावित होकर उस गीतांजलि को पढ़ा, नहीं, प्रभावित होकर जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि देता है। कब देता है? 1915 ईस्वी में। आया समझ में? है? अब आ गया समझ में नाइटहुड और केसरे हिंद? इतना क्लियर? ये तो लौटा दिए। उसके बाद डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन होता है, जो चलकर हम हंटर जांच आयोग के नाम से जानते हैं। ये क्या था? जांचना था। बहस चलने लगा उस समय। अच्छा ये बताओ, किसने जाकर कह दिया अंग्रेजों से कि जालियांवाला बाग में आंदोलन करने के लिए मीटिंग हो रही है? किसने कहा?
एक भारतीय गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। यही जाके बताता है, ठीक है। भारतीय गद्दार था हंसराज, जो यही जाकर बताता है वहाँ वो डायर को, अरे ऐसे से हो रहा है। नहीं, तब समझ में आ गया इतना। अब जो ये हंटर आयोग समिति जो है गठित होती है, क्या पता लगाने के लिए बहस होती है ना। ये जो है गवाह उसके तरफ से हो गया, दे रहा है गवाही उसके तरफ से, नहीं कि गलती इन लोगों में नहीं है, गलती इन लोगों में है, नहीं। तो बहस हो रहा है, तो ठीक है, तुम्हारे में जनरल वो डायर में गलती नहीं थी, तो फिर गलती नहीं थी तो गोली जिनको लगी थी उनको अस्पताल ले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, तो गोली लग रहा है, मरे हुए छटपटा रहे, उसको छोड़ दिया, इसलिए उसको आरोप लग गया। आरोप लगने पर क्या हुआ उसके साथ, उसके पद को समाप्त कर लिया जाता है और पुनः ब्रिटेन वापस बुला लिया जाता है। नहीं, ब्रिटेन उसको वापस बुला लिया जाता है। बुला लेने के बाद उसको सारा पावर छीन लिया जाता है, उसको पेंशन पर उसको रख दिया जाता है। पेंशन लो, अपना खाते पियो, अपनी जिंदगी बिताओ। आगे चलकर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। 1940 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था ना, तो उस समय उधम सिंह था 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा कितने इससे बड़ा होगा? खड़ा हो, इधर आता रे, इधर आता। इतना बड़ा होगा, ये तो ज़्यादा साल का है, 12 साल का। इधर आओ, इधर। ये 12 साल का बच्चा जो है, ये इतना बड़ा 12 साल का बच्चा होगा उधम सिंह। नहीं, अब इसके मन में कितना क्रोध समाया, उसका फिगर इसके दिमाग में बैठ गया। नहीं, बैठने के बाद वो उधम सिंह जाता है, कब? 1940 ईस्वी में लंदन। वहाँ पे जनरल डायर एक सभा था, एक जगह था, कौन हॉल था? टैक्सटॉन हॉल था, ठीक है। हाँ, टैक्सटॉन हॉल था। उसमें सभा वभा प्रवचन चल रहा है। बूढ़ा हो गया था, तो उधम सिंह जाते हैं वहाँ पे। उधम सिंह जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि हमको जनरल ओ डायर से मिलना है। तो उस समय कितना दिन हो गया, लोग भुला गया कि क्या बात है। हाँ मिलिए, वहाँ पे है। जाता कहता हो आप ही जनरल ओ डायर हैं? हाँ हम भी, बूढ़ा हो गया था, हम भी जनरल डायर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमने ही वो जालियांवाला बाग में गोली चलवाया था? हाँ हाँ हम ही चलवाया था, क्या बात है? कहता चल लो, ठाए ठाए मारना शुरू कर। वहीं पे उसको मार के ख़त्म कर देता। कब मरता है जनरल ओ डायर? ओ डायर कब मरता है? 1940 में। किसने मारता है? उधम सिंह। तो ये जो तुम्हारा जो है, इसको पूरा याद रखना है। नहीं, याद करने के बाद ही तुम्हारा अगला टॉपिक तुमको कहानी की तरह समझ में आएगा। नहीं, और नहीं याद रहेगा तो तुम्हारा अगला कहानी समझ में नहीं आएगा। स्टॉप।